आपका 5 फिंगर क्लासेस की इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज में, जिसका आज 44वां भाग आपके सामने आ रहा है। आज का हमारा टॉपिक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको जीन पियाजे के द्वारा दिया गया और जीन पियाजे के इस सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। आज हम एक ही वीडियो में पूरे सिद्धांत का तर्कपूर्ण विश्लेषण करेंगे और प्रत्येक तथ्य को समझने का प्रयास करेंगे कि जीन पियाजे अपने इस सिद्धांत में क्या कहना चाहते हैं। थोड़ा सा साल मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि जीन पियाजे का यह सिद्धांत शिक्षा की दृष्टि से, या ये समझ लीजिए कि जितनी भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं, चाहे वो किसी भी राज्य की हों, उन सब में जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यूपी टेट की परीक्षा हो, सी टेट की परीक्षा हो, पीजीटी एजुकेशन या नेट की परीक्षा हो, सभी में किसी न किसी रूप में जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने जीन पियाजे के जितने भी सिद्धांत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके सामने देने का प्रयास किया है। थोड़ा सा सार संक्षेप में इस सिद्धांत के बारे में बताना चाहूँगा कि जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। वो कहते हैं कि बच्चा जो है एक सक्रिय प्राणी है, क्योंकि जीन पियाजे चिकित्सा विज्ञानी थे और उन्होंने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में ही पीएचडी की थी। तो उन्होंने बच्चे को एक सक्रिय प्राणी माना, निष्क्रिय नहीं माना। पहली चीज़ आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ ये है कि इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में उन्होंने संज्ञान की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना है, अर्थात जो संज्ञान की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के आधार पर उन्होंने अपना इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। पिछले लेक्चर में आपको ध्यान होगा, मैंने मानसिक क्षमताओं के बारे में आपको बताया था, जैसे चिंतन या स्मृति या विस्मृति, प्रत्यक्षीकरण, संवेदना, ये सारी मानसिक क्षमताएं हैं। और जब इन मानसिक क्षमताओं को कार्यात्मक रूप दिया जाता है तो वह संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का एक भाग बन जाता है। इसको ठीक इसी प्रकार समझिए कि आपके पास खाने की सारी सामग्रियां हैं, सब्जी आपने काटी है, उसमें मसाले भी आपने कुकर में डाले हैं, तेल भी आपने डाला है, सारे मसाले डाल दिए आपने उसमें, और उसके बाद आपने उसको गैस सिलेंडर के ऊपर पकाने के लिए रखा। लेकिन उन सब सामग्रियों को जब तक आप पकाओगे नहीं, जब तक वह अपना कार्यात्मक रूप प्रस्तुत नहीं करेंगी। सारी चीज़ें पकाई जाती हैं, पकाने के बाद जो आपके सामने एक नया व्यंजन आता है, उसी व्यंजन का एक परिणाम संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के रूप में आपके सामने है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जो सब्जी है, जो कच्ची सब्जी होती है, वो अपने आप में एक मानसिक क्षमता के रूप में है, और जब उसको हम पकाते हैं तो पकाने का जो काम है उसमें मसाले डाल जाते हैं, अलग प्रकार की नमक मिर्च वगैरह डाल जाती हैं, हल्दी और जीरा डाल जाता है। जब वह परिणाम के रूप में हमारे सामने आता है तो वहाँ पर एक नया रूप हमारे सामने होता है। इसी प्रकार से जीन पियाजे का यह सिद्धांत बताता है कि जब भी कोई तथ्य, संकेत, चिन्ह, कोई इन्फॉर्मेशन जो बाहरी वातावरण से संबंध रखती है, जब एक बालक के सेंसरी ऑर्गन्स के संपर्क में आती है या ज्ञानेंद्रियों के संपर्क में आती है, और संपर्क में आने के बाद बालक के मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं चलती हैं। इसी चीज़ को यहाँ पर संज्ञान की प्रक्रिया कहा गया है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला प्रश्न आपके सामने है कि जीन पियाजे किस देश के निवासी थे। तो इसका उत्तर है कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। उनका जन्म 9 अगस्त सन 1896 में तथा मृत्यु 16 सितंबर 1980 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि संगठन, जिसको इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, से जीन पियाजे का क्या तात्पर्य था। तो संगठन से जीन पियाजे का तात्पर्य प्रत्यक्षीकृत
जिसको इंग्लिश में परसीव्ड कहा जाता है, तथा बौद्धिक सूचनाओं के सार्थक पैटर्न से है, जिन्हें बौद्धिक संरचनाएं कहा जाता है या इनको मेंटल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, इनमें व्यवस्थित करने से है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी इन्फॉर्मेशन बाहरी वातावरण से बालक परसीव करता है, उसको प्रत्यक्षित करता है या संवेदनाओं के माध्यम से उनको प्राप्त करता है, तो वह एक पैटर्न के रूप में बौद्धिक संरचनाओं का एक भाग बन जाती है, उसमें व्यवस्थित हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, अनुकूलन क्या है, स्पष्ट कीजिए। क्योंकि जीन पियाजे जीव विज्ञानी थे, उन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए एक शब्द जीव विज्ञान से उठाया, जिसको अनुकूलन और इंग्लिश में एडेप्टेशन कहा जाता है। आपने देखा होगा कि प्रत्येक प्राणी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ पलायन करता है। जैसे कि जब जब मौसम में परिवर्तन आता है, तो वह सर्दी या गर्मी के मौसम में अपने आप को या अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ को चला जाता है। आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब ठंड का मौसम आता है, तो बालक को बचाने के लिए उसको कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटर, जर्सी, जर्किन वगैरह पहनाई जाती हैं, कोट पहनाया जाता है। और जब गर्मी आती है तो उसको जो हल्के कपड़े हैं, सूती कपड़े हैं, बनियान हैं, उनको पहनाया जाता है। तो यहाँ पर प्राणी के जीवन को बचाने के लिए अनुकूलन की प्रक्रिया कार्य करती है, जो इसी में बालक जो है या उसके माता पिता जो है उसको अनुकूलित करने का प्रयास करते हैं। जब बालक समझदार हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो वह इस चीज़ को स्वयं समझने लगता है। तो यहाँ पर देखिएगा, जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान तथा नवीन अनुभवों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। तो यहाँ पर बालक के सामने एक नया ज्ञान आता है। आप ठीक इस तरह से समझ सकते हैं कोई एग्जाम्पल के माध्यम से कि जब गर्मी पड़ती है दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, तो आपने देखा होगा कि गुड़गांव के लोग, दिल्ली के लोग शिमला या मनाली या मसूरी या नैनीताल चले जाते हैं और वहाँ पर 2-3 दिन बिता करके वापस आते हैं। इसका मतलब क्या है कि वह अनुकूलन प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि क्षेत्र में ज़्यादा गर्मी होती है तो वह ठंड की तरफ को चले जाते हैं या ठंडे स्थानों की तरफ को चले जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अनुकूलन में कौन कौन सी प्रक्रियाएं निहित होती हैं या समाहित होती हैं? तो एडेप्टेशन में 2 प्रक्रियाएं समाहित होती है जीन पियाजे के अनुसार। पहली चीज़ है आत्मसात्करण, जिसको इंग्लिश में एसिमिलेशन कहा जाता है, और दूसरा समायोजन, जिसको इंग्लिश में एडजस्टमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर अनुकूलन की प्रक्रिया के तहत जीन पियाजे ने 2 कंसेप्ट बताए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि आत्मसात्करण या एसिमिलेशन का क्या अर्थ है? तो जीन पियाजे के अनुसार आत्मसात्करण का अर्थ है नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करना। अगला प्रश्न ये समायोजन को स्पष्ट कीजिए। तो जीन पियाजे के अनुसार समायोजन से तात्पर्य नवीन अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करने, विस्तार करने तथा परिवर्तन करने से है। आप ये समझिए कि जब भी एक व्यक्ति के समक्ष किसी प्रकार की कोई सूचना आती है, तो वह सूचना अगर पूर्व अनुभव से मैच खा जाती है या समानता स्थापित कर लेती है, तो हमारी बौद्धिक संरचनाओं में बिना किसी परिवर्तन के उसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया जाता है, व्यवस्थित कर लिया जाता है। लेकिन अगर इस प्रकार की सूचना है जो व्यक्ति को पहले या पूर्व अनुभव में वो चीज़ नहीं है, तो बालक को या व्यक्ति को अपनी मेंटल स्ट्रक्चर में परिवर्तन लाने का प्रयास करना पड़ता है। इसी चीज़ को यहाँ पर दिया गया है कि पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार किया जाता है, उसमें विस्तार किया जाता है, यानी कि उसको इलेबोरेट किया जाता है और उसमें परिवर्तन लाया जाता है। यानी कि बौद्धिक संरचनाओं में जो इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर होती है उसमें सुधार लाया जाता है, उसको विस्तार प्रदान किया जाता है तथा उसमें परिवर्तन लाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है साम्य धारण, जिसको इंग्लिश में इक्विलिब्रेशन कहा जाता है, की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो साम्य धारण वह प्रक्रिया है जीन पियाजे के अनुसार
कि जिसके माध्यम से बालक आत्मसात्करण एवं समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करता है या बैलेंस स्थापित करने का प्रयास करता है। मैंने जैसा कि अभी बताया कुछ देर पहले कि आत्मसात्करण की प्रक्रिया में बालक को पूर्व अनुभवों और नवीन सूचनाओं के मध्य बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। उनको मेंटल स्ट्रक्चर का भाग आसानी से बनाया जा सकता है या बना लिया जाता है। जबकि समायोजन की प्रक्रिया में जटिलता आती है। जब भी कोई नई सूचना बालक के सामने आती है तो वह उसको एकदम एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि उसको अपने मेंटल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा परिवर्तन लाने का प्रयास करना पड़ता है। तो इसी को यहाँ पर साम्य धारण की प्रक्रिया के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि यहाँ पर आत्मसात्करण और समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करने की जो प्रक्रिया है उसको साम्य धारण या इक्विलिब्रेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर जीन प्याजे ने अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए कुछ कंसेप्ट का सहारा लिया है जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण हैं, और इनको मैंने थोड़े थोड़े पैराग्राफ के रूप में प्रस्तुत किया है जिससे आप सभी इनके बारे में समझ लें। तो आगे दिया गया है कि संरक्षण या कंजर्वेशन से आपसे क्या तात्पर्य है, इसकी प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो संरक्षण से जीन प्याजे का तात्पर्य देखिएगा कि संरक्षण से आशय है कि वातावरण में उपस्थित वस्तुओं के आकार, वातावरण में होने वाले परिवर्तन तथा स्थिरता को पहचानना तथा समझना तथा रूप में परिवर्तन होने पर उसके परिवर्तित आकार, रूप या रंग को पहचानने एवं समझने की क्षमता एवं योग्यता। यानी कि संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तु का पहले का स्वरूप या उसकी स्ट्रक्चर या उसका रंग, और जब उस वस्तु के रूप को नया रूप दे दिया जाता है, वस्तु को नया रूप दे दिया जाता है, तो वस्तु का जो नया रूप है, जो उसके स्ट्रक्चर में या उसके रंग में या उसके आकार में जो परिवर्तन आया है, उन दोनों में यानी कि पहले वाली स्थिति में और दूसरे वाली स्थिति में उन दोनों को पहचानना, उनके स्ट्रक्चर को समझना और उनके रंग को पहचानना, और साथ साथ उन दोनों में चेतन स्तर पर उन दोनों में अंतर महसूस करना, इसको यहाँ पर संरक्षण के रूप में जीन प्याजे के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि संज्ञानात्मक संरचना को स्पष्ट कीजिए। तो संज्ञानात्मक संरचना, जिसको इंग्लिश में कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहा गया है, तो यहाँ पर इसका संबंध जीन प्याजे के अनुसार क्या था कि मानसिक संगठन अथवा मानसिक क्षमताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। जो मानसिक क्षमताएं होती हैं उनके सेट को, जैसे मैंने आप कुछ देर पहले बताया कि संवेदना, प्रतिमा, कल्पना, स्मृति, विस्मृति, प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान, निर्णय क्षमता, ये सारे के सारे जो हैं ये मानसिक क्षमताएं हैं, और इन सब के सेट को जीन प्याजे के द्वारा संज्ञानात्मक संरचना कहा गया है। इस संबंध में रिले, लेविस तथा टर्नर कहते हैं कि किसी बालक के मानसिक संगठन या क्षमताओं को संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। मानसिक संक्रिया से जीन प्याजे का क्या आशय है? मानसिक संक्रिया, जिसको इंग्लिश में मेंटल ऑपरेशन कहा गया है, तो इसका तात्पर्य जीन प्याजे के अनुसार कि मानसिक संरचना की सक्रियता को ही मानसिक संक्रिया कहा जाता है। यानी कि जो मानसिक क्षमताएं होती हैं, मेंटल स्ट्रक्चर है, वो जब सक्रिय होती है तो उसी को मेंटल ऑपरेशन कहा जाता है। मैंने जैसे कि अभी एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको बताया था कि जब भी बालक के सामने कोई सूचना, कोई तथ्य, कोई संकेत या कोई जटिल समस्या बालक के सामने आती है, तो जो मानसिक क्षमताएं हैं जिनको अभी मेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में या मेंटल स्ट्रक्चर के रूप में प्रस्तुत किया गया, तो वो जो क्षमताएं हैं वो सारी की सारी समस्या के आने पर तुरंत जो है सक्रिय हो जाती हैं। इसी को मेंटल ऑपरेशन कहा जाता है। इसका अर्थ है कि जब बालक के समक्ष कोई समस्या आती है तो उसकी मानसिक संरचना में उद्दोलन या बालक के अंदर बेचैनी, परेशानी या डिस्टर्बेंस या टेंशन उत्पन्न हो जाती है,
और ये टेंशन या ये बेचैनी या डिस्टरबेंस जो उत्पन्न होता है केवल इस कारण होता है कि बालक अपनी मेंटल स्ट्रक्चर में उस समस्या के अनुरूप अपने मेंटल स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं ला पाता। अगर समस्या पूर्ववर्ती है, उसके पूर्व अनुभव में पहले शामिल है, तो उसको आत्मसातकरण कहा जाता है। लेकिन जब बालक कोई नई सूचना को या समस्या को जब अपने मेंटल स्ट्रक्चर का भाग बनाना चाहता है, लेकिन वह उसको नहीं बना पाता, जिसके कारण बालक के अंदर बेचैनी या डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है, उसी को यहाँ पर मेंटल ऑपरेशन कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए कि स्कीम्स या स्कीमा और विकेंद्रण डिसेंट्रलाइजेशन से जीन पियाजे का क्या तात्पर्य है। 3 चीज़ें यहाँ पे एक साथ देने का प्रयास किया है मैंने कि पहली है स्कीम्स, उसके अनुसार कि जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों का वह संगठित पैटर्न जिसकी सरलता से पुनरावृत्ति की जा सकती है, इसका संबंध मानसिक संक्रिया से होता है। यानी कि व्यवहारों का वह संगठित पैटर्न जिसकी सरलता से पुनरावृत्ति की जा सकती है। जैसे एक बालक का साइकिल चलाना सीख लेना, तो जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो बालक को स्टेप बाय स्टेप साइकिल चलाना सिखाते हैं, लेकिन जब वह सीख लेता है उसको, तो फिर सारे स्टेप्स को अलग अलग फॉलो नहीं करना पड़ता, बल्कि वह एक साथ ही उनको संगठित पैटर्न के रूप में उसकी पुनरावृत्ति कर देता है। ठीक इसी प्रकार से डांस करना सीखना, तैरना सीखना, दौड़ना सीखना, ये सारी की चीज़ें हैं जो बालक अपने व्यवहार में उनको संगठित कर लेता है, और उसी को यहाँ पर संगठित पैटर्न कहा गया है, जिसको वो सरलता से वह उसकी पुनरावृत्ति कर लेता है, तो वह उसके व्यवहार का एक भाग बन जाता है। इसका संबंध मानसिक संक्रिया से होता है, यानी कि जब वह या उसके सामने कोई समस्या आती है तो जो संगठित पैटर्न है वो तुरंत जो है सक्रिय हो जाता है, उसी को यहाँ पे मेंटल ऑपरेशन कहा गया है। अगला बिंदु देखिए स्कीमा, वह मानसिक संरचना या मेंटल स्ट्रक्चर जिसकी सरलता से या जिसको सरलता से सामान्यीकृत किया जा सकता है, ये उसको यहाँ पे स्कीमा कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला बिंदु देखिए डिसेंट्रलाइजेशन के किसी वस्तु, क्रिया या घटना के बारे में वस्तुनिष्ठ ढंग से चिंतन करना विकेंद्रण कहलाता है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यह जीन पियाजे का सिद्धांत एक बहुत विस्तृत सिद्धांत है, और मैंने केवल एक ही वीडियो में इसको कवर करने का प्रयास किया है, जिससे बार बार इसके ऊपर वीडियो ना बनानी पड़े, और साथ साथ एक ही वीडियो में ये जितने भी क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास संबंधित, वो सारे एक ही वीडियो में कवर हो जाएं, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। ज़रा ध्यान दीजिएगा कि अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में विभाजित किया है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में विभाजित किया है, जो आपके सामने लिखी हुई हैं। पहला है संवेदनात्मक गामक अवस्था, जिसको इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको इंग्लिश में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको इंग्लिश में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि संवेदनात्मक गामक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज की अवधि बताइए। तो संवेदनात्मक गामक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज जीन पियाजे के अनुसार जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। जीन पियाजे के अनुसार संवेदनात्मक गामक अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कुछ विशेषताएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं यहाँ पर, जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इनको मैंने बिंदुवार देने का प्रयास किया है। समझिएगा कि जीन पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बालक देखने, पहुँचने, पकड़ने, चूसने आदि की स्वतः सहज क्रियाओं, जिनको कि रिफ्लेक्टिव एक्टिविटीज़ कहा जाता है, से व्यवस्थित प्रयासत क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। दूसरा देखिए पॉइंट कि जन्म के समय बालक में देखने, छूने, पकड़ने और चूसने की क्षमताएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि संवेदनात्मक गामक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज के दौरान शिशु असहाय जीवधारी से गतिशील, अर्धभाषी तथा सामाजिक दृष्टि से चतुर व्यक्ति बन जाता है। चौथा बिंदु देखिए कि लगभग 1.5 वर्ष की आयु में बालक कुछ करने से पहले सोचना प्रारंभ कर देते हैं। और 5वां बिंदु देखिए कि पहले वह अनुकरण के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, परंतु बाद में
वे अपनी अभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। दोनों चीज़ों में अंतर देखिएगा कि भाषा सीखने के लिए बालक के सामने जैसी भाषा बोल जाती है उसका वह पहले अनुकरण करते हैं। उसके बाद जब वह उस भाषा को सीख जाते हैं तो उस भाषा को सीखने के बाद वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज की अवधि कितनी होती है? तो इसका उत्तर है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की होती है। अगला प्रश्न देखिए तो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसको इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहली यहाँ पे पूर्व प्रत्ययात्मक अवस्था जिसको इंग्लिश में प्री कंसेप्चुअल स्टेज कहा जाता है, यह अवस्था 2 से 4 वर्ष तक की अवधि की होती है। दूसरी है अंतर्बोध अवस्था जिसको इंट्यूटिव स्टेज कहा जाता है, यह अवस्था 4 से 7 वर्ष तक की अवधि की होती है। अगला प्रश्न देखिए कि पूर्व प्रत्ययात्मक अवस्था प्री कंसेप्चुअल स्टेज में बालक में क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं? तो इसमें बिंदुवार मैंने यहाँ पे दिया है कि पहली है जीन पियाजे के अनुसार यह अवस्था एक परिवर्तित या परिवर्तन की अवस्था है जो खोज की अवस्था भी कहलाती है। दूसरा बिंदु है कि इस अवस्था में बालकों में बड़ों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। तीसरा है बिंदु कि पूर्व प्रत्ययात्मक अवस्था में भाषा विकास का विशेष महत्व है। और चौथा बिंदु है कि 2 वर्ष का बालक लगभग 272 शब्दों को समझ लेता है। यहाँ पे बात समझने की आई है कि वह इन शब्दों को समझ लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जीन पियाजे के अनुसार अंतर्बोध अवस्था जिसको इंग्लिश में इंट्यूटिव स्टेज कहा जाता है में बालक में कौन कौन से गुण देखे जाते हैं? तो पहला बिंदु है कि इस अवस्था में बालक बिना किसी तर्क के वस्तु या सूचना को मस्तिष्क के द्वारा तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, यानी कि बिना किसी तर्क वितर्क के वस्तु या सूचना को मस्तिष्क में तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। दूसरा बिंदु है कि इस अवस्था की एक मुख्य विशेषता संरक्षण या कंजर्वेशन का सिद्धांत है। तीसरा बिंदु है कि पियाजे के अनुसार तार्किक क्रियाओं के लिए संरक्षण का ज्ञान आवश्यक है। चौथा बिंदु आपके सामने है कि संरक्षण के ज्ञान के लिए विलोमिता, रिवर्सिबिलिटी तथा तार्किक गुणितता, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन नामक 2 पूर्व योग्यताएं आवश्यक हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों अवस्थाएं जो हैं ये आपकी इंट्यूटिव स्टेज के अंतर्गत शामिल की जाती हैं, यानी कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसके अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। दूसरा विलोमता से तात्पर्य किसी वस्तु को मन ही मन में उसके पूर्व आकार या अवस्था में देखने से है। अगला देखिए कि तार्किक गुणितता लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन में या से तात्पर्य 2 या 2 से अधिक विमाओं या विशेषताओं पर एक साथ ध्यान देने से है। ये अगला बिंदु है, 7वां बिंदु है कि ये दोनों विशेषताएं या योग्यताएं बालकों को संरक्षण का सिद्धांत समझने के योग्य बनाती हैं, जिससे तार्किक चिंतन या लॉजिकल थिंकिंग प्रभावशाली बन जाती है। अगला प्रश्न देखिए कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि संज्ञानात्मक विकास की जीन पियाजे के अनुसार तीसरी अवस्था है कि अवधि कब से कब तक है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि है वह 7 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक होती है। अगला प्रश्न देखिए कि जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो पहला है कि बालक मूर्त वस्तुओं के संबंध में अनेक तार्किक संक्रियाएं या लॉजिकल ऑपरेशंस करने लगता है। मूर्त वस्तुओं के संबंध में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाता है कि बालक मूर्त वस्तुओं के बारे में तार्किक संक्रिया किस अवस्था में करता है और अमूर्त वस्तुओं के संबंध में तार्किक संक्रिया किस अवस्था में करता है। तो यहाँ पर तीसरी अवस्था है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बालक मूर्त वस्तुओं के संबंध में तार्किक संक्रियाएं करता है। इसके अलावा उसमें नापने, तोलने, गिनने की योग्यता विकसित हो जाती है तथा उसमें तुलना करने का गुण भी विकसित होने लगता है। तीसरा बिंदु है कि इस अवस्था के दौरान बालक 3 गुणात्मक योग्यताओं में निपुणता प्राप्त कर लेता है या निपुण हो जाता है। तो ये किन योग्यताओं में हो जाता है? यहाँ पे देखिएगा कि विचारों की विलोमता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, दूसरा संरक्षण या कंजर्वेशन तथा तीसरा क्रमबद्धता तथा पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग।
5वां बिंदु देखिए कि इस अवस्था में विकसित होने वाली तीसरी महत्वपूर्ण ज्ञानात्मक क्षमता बालकों के द्वारा क्रमबद्धता तथा अंशपूर्ण प्रत्ययों का उपयोग करना है। अगला देखिए कि क्रमबद्धता सिस्टमैटिक से तात्पर्य विभिन्न वस्तुओं को उनकी किसी विशेषता जैसे आकार, भार, रंग आदि की दृष्टि से क्रमबद्ध करने से है। यह वस्तुओं को छोटे से बड़े या बड़े से छोटे के क्रम में व्यवस्थित करने की योग्यता है, यानी कि डिसेंडिंग क्रम में या असेंडिंग क्रम में व्यवस्थित करने की योग्यता। इसके अलावा 7वां बिंदु आपके सामने है कि इस अवस्था में बालक एक साथ अंश तथा पूर्ण के संबंध में भी विचार करना प्रारंभ कर देता है। और अगला बिंदु है कि इस अवस्था में बालकों में आत्म केंद्रित या ईगो सेंट्रिज्म प्रवृत्ति कम होने लगती है और वह अपने बाह्य जगत को अधिक महत्व देना प्रारंभ कर देता है। इतने महत्वपूर्ण बिंदु और नोट्स आपको मैं समझता हूं कि किसी और यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पर हर बिंदु को स्पष्ट करने का मैंने यहाँ पर प्रयास किया है। 21वां प्रश्न आपके सामने है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है तथा उसकी अवधि क्या है। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको इंग्लिश में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, तथा उसकी अवधि 11 या 12 वर्ष से अधिक होती है, यानी कि 11 वर्ष से ऊपर या 12 वर्ष से ऊपर ये चलती रहती है। अगला प्रश्न देखिए कि जीन पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की कुछ विशेषताएं लिखी हुई हैं, इनको बहुत ध्यान समझिएगा कि इस अवस्था के दौरान बालक अमूर्त चिंतन की योग्यता विकसित कर लेता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बालक मूर्त चिंतन की योग्यता विकसित करता है और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि चौथी अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन की योग्यता विकसित कर लेता है। अगला बिंदु देखिए कि वह अपने कार्यों में अमूर्त तत्वों, संकेतों, चिन्हों आदि का प्रयोग बहुतायत में करने लगता है। उसका चिंतन अतार्किकता से तार्किकता की ओर बढ़ जाता है। उसकी मानसिक संक्रियाएं पहले की तुलना में अधिक सशक्त और तीक्ष्ण हो जाती हैं। और चौथा बिंदु है कि इसमें किसी वस्तु, प्रसंग तथा विचार के संदर्भ में निष्कर्ष निकालने, व्याख्या करने, परिकल्पनाएं बनाने एवं यथार्थ ढंग से चिंतन करने की योग्यता विकसित हो जाती है। अगला बिंदु आपके सामने कि इस अवस्था में बालक का कुल बौद्धिक संगठन अधिक क्रमबद्ध हो जाता है। छठा बिंदु है कि वे नैतिक विचारों का आलोचनात्मक ढंग से मूल्यांकन करने लगते हैं और उनमें स्वयं आलोचक की योग्यता का विकास भी हो जाता है, यानी कि अपने किए हुए काम की स्वयं आलोचना करना, ये योग्यता उनके अंदर विकसित हो जाती है। इसके अलावा इस अवस्था में बालकों का अधिगम केवल प्रत्यय एवं त्रुटि पर ही निर्भर नहीं होता, यानी कि जो अधिगम की जो प्रक्रिया है, जैसे कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत में इसको बताया गया कि ट्रायल एंड एरर के द्वारा बालक सीखता है। तो यहाँ पर जीन पियाजे ने कहा कि ये इस अवस्था में बालक केवल जो सीखता है वो केवल ट्रायल एंड एरर के माध्यम से ही नहीं सीखता, बल्कि उसमें सूझ द्वारा अधिगम करना भी आ जाता है, यानी कि वह सीखने के लिए अंडरस्टैंडिंग का और अपनी मानसिक क्षमताओं का प्रयोग करना भी सीख लेता है। तो जीन पियाजे का यह सिद्धांत आपके सामने आया है, जो कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। लगभग ये वीडियो 30 मिनट की बन रही है, तो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई बार तथ्यपूर्ण सामग्री को स्पष्ट करना और साथ साथ उसको समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कम समय में। फिर भी मैंने कोशिश की है कि हर बिंदु आपके सामने आ जाए। आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, कोशिश करूंगा कि पीडीएफ इसकी आपके पास तक पहुंच जाए। डिस्क्रिप्शन से आप पीडीएफ कुछ दिन बाद आप इसकी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैं आपके सामने कोशिश कर रहा हूं कि तथ्यपूर्ण जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से आपके पास तक पहुंच जाएं, यूपी टेट और सी टेट की परीक्षा से पूर्व आपके सामने ये सभी जानकारी पहुंच जाए। तो मेरी कोशिश लगातार बनी हुई है और मैं आपसे भी थोड़ा सा ये अनुरोध करता हूं कि चैनल को 5 फिंगर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, अपने सहपाठियों तक पहुँचाएँ, जो ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ, खुद भी देखें और दूसरों को भी देखने के लिए इसको प्रेरित करें। इन्हीं शब्दों के साथ में कोशिश करें आप लोग कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं।
इन्हीं शब्दों के साथ में जय हिंद, जय भारत।